हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech वर्ल्ड AKTU। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी DSP का यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 का वीडियो होगा। तो यूनिट 2 का जो नाम है वो है डिजाइन ऑफ इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स डिजिटल फिल्टर। ठीक, तो इस यूनिट के अंदर हम IIR फिल्टर की जो डिजाइनिंग होती है उसकी बात करेंगे। अब ऐसे तो यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है फिल्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिल्टर क्या होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर पेपर में पूछा नहीं जाता है और आज तक अभी आया भी नहीं है। तो वो हम इस वीडियो के एकदम एंड में देखेंगे क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है, आप लोग को पता भी होगा। तो अभी हम शुरुआत में क्या देखेंगे, शुरुआत में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि यूनिट 2 से आपका जो न्यूमेरिकल है वो 110% आना ही आना है। तो वो चीज हम पहले कवर करेंगे। तो देखते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है डिजाइन ऑफ IIR फिल्टर फ्रॉम एनालॉग फिल्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर्स को डिजाइन करेंगे, किससे, अपने एनालॉग फिल्टर से। ठीक है, सो ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल है जिससे हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम टेक्निक यूज करने वाले हैं वो है द डिजाइन ऑफ एन IIR फिल्टर involves design of a digital filter in the analog domain and transforming the design into the digital domain। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, IIR फिल्टर को बनाने के लिए हम बेसिकली उसको एनालॉग डोमेन में प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे डिजिटल डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उस एनालॉग फिल्टर का सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है जो है h ऑफ a ऑफ s, a इसीलिए क्योंकि ये एनालॉग फिल्टर का है, इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से m b के s की पावर k डिवाइडेड बाय सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n a के, जो कि कांस्टेंट है, और s की पावर k। या फिर आप HAS को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इस वाले HAS में जैसे यहाँ पर HT का टर्म नहीं है जो कि है इम्पल्स रिस्पॉन्स, दूसरे HAS में HT का टर्म है। तो बेसिकली HT को जब आप इंटीग्रेट करोगे और e की पावर माइनस ST dt से, तो आपको बेसिकली HAS मिलेगा। या फिर इसका तीसरा तरीका हो सकता है, आप लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करो। ठीक है, मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके इसके HAS को डिफाइन कर रहे हो। ठीक, लेकिन रियलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, अगर हमें रियलाइजेशन करना है अपने IIR फिल्टर का, तो फिल्टर यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं एनालॉग से अपने डिजिटल की तरफ, इसकी कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, तो इसको अच्छे से समझना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एनालॉग डोमेन से डिजिटल डोमेन में कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉग डोमेन में बेसिकली हम एस प्लेन की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एस प्लेन की एक्स एक्सिस पे होता है सिग्मा और वाई एक्सिस पे होता है जे ओमेगा। ठीक है, अब डिजिटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है हमारा जेड प्लेन। जेड प्लेन में बेसिकली अगर आप एक्स एक्सिस की बात करो तो वो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और वाई एक्सिस की बात करो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई होप आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में ये सब पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत यहाँ से समझ लो कि एस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस में क्या होता है और जेड प्लेन में क्या होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है द j omega axis in the s plane should map onto the unit circle in the z plane। तो बेसिकली जो ये यूनिट सर्कल बनता है z प्लेन में, यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जहां पर जिसका जो रेडियस है, ठीक है, वो हमने 1 ले रखा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर हमने इसको सर्कल यहाँ पर लिया, ठीक, और हमने इसका जो डायमीटर लिया वो 1 लिया। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सर्कल हो गया। तो बेसिकली यूनिट सर्कल में क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो जे ओमेगा एक्सिस है उसकी मैपिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिट सर्कल में। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट हाफ है एस प्लेन का। देखो ये है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लेफ्ट प्लेन बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को राइट प्लेन बोलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि जे ओमेगा एक्सिस जो है, या फिर बेसिकली जो एस प्लेन है, उसका जो लेफ्ट हाफ है वो आपका मैप होना चाहिए इनसाइड द यूनिट सर्कल, मतलब यूनिट सर्कल के अंदर इसकी मैपिंग होनी चाहिए, तभी आप एक एनालॉग फिल्टर को डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ना भी याद करना चाहो, उसकी एज सच कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आएगा भी नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना कि हम एनालॉग से डिजिटल में जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है ये है मैपिंग फ्रॉम एस प्लेन टू जेड प्लेन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है IIR फिल्टर डिजाइन बाय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है 2 नंबर में आ जाए कि आप अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव का मेथड का यूज करो।
उस पर्टिकुलर केस में आपको ये यूज करना हो सकता है तो कर लेना, बहुत इजी होता है, कुछ करना नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उसको समझ लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो इस टेक्निक में क्या होता है, एक एनालॉग फिल्टर इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल बाय अप्रोक्सीमेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एन इक्विवेलेंट डिफरेंस इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से ये कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है इसमें, डी वाई टी बाई डी टी, जहां पर t मेरा nt के इक्वल है, ये पर्टिकुलर सब्सटीट्यूशन हम करते हैं, तब हमें यहाँ पर ये कन्वर्जन बोल सकते हो डेवलप होती है। ठीक है, या इस फॉर्मूले को हम लोग बैक डिफरेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी बार पूछ लिया जाता है कि यूज द बैक डिफरेंस फॉर्मूला या बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, तो उस केस में भी आपको यही यूज करना है। ठीक है, तो उसको याद रखना। इसमें हमने क्या किया है, डी वाई टी बाई डी टी, जहां पर t nt के इक्वल है, इसको हमने यहाँ पर ओपन किया। तो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमें ये मिलता है वाई एन टी माइनस टी बाय टी, जहां पर t है मेरा सैम्पलिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो yt है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई एन टी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और जो एनालॉग डिफरेंशिएटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका सिस्टम फंक्शन बेसिकली s है। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में ये चीजें रखते हैं, सो द सिस्टम फंक्शन द डिजिटल फिल्टर विच प्रोड्यूसेस आउटपुट, तो डिजिटल फिल्टर का जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है, और h ऑफ z 1 माइनस z इनवर्स बाई t है, बेसिकली इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको हमने इसका इनवर्स लिया है, इसका बेसिकली हमने z ट्रांसफॉर्म लिया, ये जो इक्वेशन थी इसका हमने z ट्रांसफॉर्म लिया। तो इसका z ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, yn का आ जाएगा 1 माइनस yn माइनस 1 का z इनवर्स, और t का एज इट इज t रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको बेसिकली यहां से मिलेगा s इज इक्वल टू 1 माइनस बेसिकली इस इक्वेशन को। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है तो हमें मिला है s इज इक्वल टू 1 माइनस z इनवर्स बाई t। So hence the digital filter system function can be obtained by the method of approximation of derivative. In short, इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल स्टेप्स करने से अच्छा है पूछा नहीं जाएगा इसकी डेरिवेशन पे, टेंशन मत लेना, अगर आएगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन ही आएगा। तो यहाँ पर बस इतनी समझने वाली बात थी कि अगर यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव या बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन को यूज करने के लिए बोला जाता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, h ऑफ z इज इक्वल टू HAS, जहां पर हमें s रखना है 1 माइनस z इनवर्स बाई t। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका करेंगे तब समझ में आएगा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यूज द बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन फॉर द डेरिवेटिव टू कन्वर्ट द एनालॉग LPF विद सिस्टम फंक्शन। तो हमें इस एनालॉग लो पास फिल्टर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमें सिस्टम फंक्शन दे रखा है, मतलब हमें h ऑफ s दे रखा है 1 अपॉन s प्लस 2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर hz निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या है कि हमें h ऑफ s में s की जगह 1 माइनस z इनवर्स बाई t रखना है, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 2 है तो 1 अपॉन s की जगह 1 माइनस z इनवर्स बाई t रख दिया प्लस 2। सॉल्व किया, एलसीएम लोगे, है ना, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये t अपॉन 1 माइनस z इनवर्स प्लस 2t। अब होता क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है आपको t की वैल्यू दी जाए, सपोज करो यहाँ पर आपको t की वैल्यू कुछ 3 सेकेंड दी हुई है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर t की वैल्यू को 3 सेकेंड रखोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि t की वैल्यू 1 सेकेंड है, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बेसिकली छोटा सा एक न्यूमेरिकल था बैकवर्ड डिफरेंस का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देख लेना, आसान है, अगर आ जाता है तो आपको नंबर मिलेंगे इसमें फॉर श्योर। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। अच्छा, सेकंड मेथड आता है IAR फिल्टर डिजाइन बाय इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसके बाद हम बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक देख लेते हैं। सो इन दिस टेक्निक the desired impulse response of digital filter is obtained by uniformly sampling the impulse response of equivalent analog filter। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिजिटल फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए अपने एनालॉग फिल्टर का क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उस पर सैम्पलिंग कर रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन के अंदर आपने सैम्पलिंग पढ़ी होगी, ज्यादा डीप यहाँ पर चाहिए नहीं, बस बेसिक आपको सैम्पलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया
कि h ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ a एन टी, जहां पर t ऑब्वियसली मेरा सैम्पलिंग इंटरवल होगा, ठीक है। So let us assume that the pole of analog filter are distant. Distant मतलब pole का मतलब बेसिकली क्या है कि जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं ये पोल होता है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन मान लो 1 अपॉन s माइनस 1, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, और s माइनस 2, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पोल्स क्या हो जाएंगे, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा s इज इक्वल्स टू 1, तो s इज इक्वल्स टू 1 इसका पोल हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर 2 आएगा तो 1 और 2 इसके पोल्स हो गए, ठीक है। डिस्टेंट पोल का मतलब होता है दोनों पोल्स अलग हैं। जैसे यहाँ पर हमें 1 1 दो बार नहीं मिल रहा है, 1 अलग पोल है, 2 अलग पोल है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये चीज है। देन द सिस्टम फंक्शन ऑफ एनालॉग फिल्टर, तो बेसिकली यहाँ पर हमें एनालॉग फिल्टर का सिस्टम फंक्शन जो है उसको अज्यूम किया है h ऑफ a ऑफ s विच इज इक्वल्स टू सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 से कैपिटल N C K अपॉन s माइनस p के, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद करें ना, ये डिफॉल्ट इक्वेशन होती है जो हमने अज्यूम करी हुई है, जहां पर c के मेरा कोई कोफिशिएंट टर्म है, p के मेरे पोल्स है, जैसे यहाँ पर s माइनस 1 था तो 1 मेरा पोल है, 2 मेरा पोल है, इसी तरह से p ऑफ k कोई भी पोल होगा वो चीज यहाँ पर है। अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि लाप्लास है, z ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म काफी ज्यादा वाइडली यूज होता है। तो अगर आप लोग को नहीं याद है तो पुरानी चीजें थोड़ी बहुत रिवाइज करके चलना, और इसके साथ साथ जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था वो भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है डीएसपी में, तो उसको भी अच्छे से पढ़ के यहाँ पर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स लाप्लास लेते हैं। इनवर्स लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, h ऑफ a ऑफ t इज इक्वल्स टू सिग्मा एज इट इज रहेगा, c के भी एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। s माइनस pk का क्या हो जाएगा लाप्लास, e की पावर pk t, ठीक है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, उल्टा होता है, ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, h ऑफ n इज इक्वल्स टू h a n t इज इक्वल्स टू h a t, जहां पर t इज इक्वल्स टू n t है। बेसिकली हमने क्या किया है, इस इक्वेशन में t इज इक्वल्स टू n t रख दिया है, ठीक है, जहां पर t क्या है तुम्हारा, t तुम्हारा सैम्पलिंग इंटरवल है, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गई जहां पर हमने t को n ऑफ t रख दिया। अच्छा, अब इसका क्या करना है, अब इसका z ट्रांसफॉर्म लेना है। अच्छा, हम इतना सारा स्टेप्स कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हमें यहाँ पर फॉर्मूला चाहिए, जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक में, हमें वो चाहिए। ज्यादा इसकी डेरिवेशन आती नहीं है, लेकिन एक दो बार पेपर में पूछा जा चुका है कि डिस्क्राइब इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक, तो उस केस में आपको ये पूरा यहाँ पर समझाना पड़ेगा, और उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये करना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो अब इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इस इक्वेशन का। z ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, z ट्रांसफॉर्म का बेसिकली ये फॉर्मूला है, जो है h ऑफ z इज इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी h ऑफ n z की पावर माइनस n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम h ऑफ n रख देते हैं, सो सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, ये पूरी टर्म हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, है ना, k इज इक्वल्स टू 1 से कैपिटल N, c के भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इतने पोर्शन का हमें z ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इसका z ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 1 ck अपॉन 1 माइनस e की पावर pkt अपॉन z इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मिल गई, इसको मैंने सॉल्व करना भी बताया था सिग्नल सिस्टम में। बेसिकली हमें यहाँ पर एक बार हम इसमें 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, ठीक है, एक AP बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वो चीज हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर मिल गई। इसके बाद हमें इस इक्वेशन को h ऑफ z की जो इक्वेशन है बेसिकली ये वाली, ठीक है, और ये वाली, इस वाली इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेसिकली c के तो कांस्टेंट है, वहां पर भी s माइनस p के हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा है 1 माइनस e की पावर pkt z इनवर्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 1 अपॉन s माइनस p के किसके इक्विवेलेंट है, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर pkt z इनवर्स, ठीक है। तो यही है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये फॉर्मूला वाइडली यूज होने वाला है, इसको अच्छे से समझ लेना। एक चीज याद रखना, जैसे यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस है, जैसे यहाँ पर s माइनस पी के है, e की पावर में प्लस आएगा, ठीक है, उल्टा आता है यहाँ पर साइन, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज बताइए या फिर फॉर्मूला बताइए, तो सिर्फ इकलौता यही फॉर्मूला नहीं है,
और भी यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये पहला, जैसे ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको 1 माइनस कुछ पोल दे रखा है तो उसका ये पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिया है तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा टर्म दे दिया जाए, सपोज करो 1/s प्लस 2 इसका स्क्वायर दे दिया जाए, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये वाला। अगर 3 दे दिया जाए तो ये m की पावर 3 हो जाएगी, है ना। अगर जैसे यहाँ पर 2 है तो m की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये वाला, ये फॉर्मूला लगाओगे जब आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिया जाए, जैसे 1/s माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे वाले में आप ये वाला इक्वेशन लगा सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 माइनस e, pk की जगह क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, t लिख दिया, फिर यहाँ पर z इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है 1/s प्लस pk की पावर m। अगर कोई पावर में m है तो वो यहाँ पर होगा, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर m-1 डिवाइडेड बाय m-1 का फैक्टोरियल dm-1/dp के m-1, और बाकी ये पूरा टर्म वहीं से कॉपी होता है जो हमने ऊपर देखा है, ठीक है। तो m अगर आएगा तो इतनी टर्म आपकी एडिशनल यहाँ पर इंक्लूड होगी, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला होता है s प्लस a अपॉन s प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर ये थर्ड फॉर्मूला है जहां पर एक बार s प्लस a न्यूमरेटर में है और एक बार b न्यूमरेटर में है, ठीक है। s प्लस a अगर न्यूमरेटर में होता है तो यहाँ पर cos आता है, और अगर b न्यूमरेटर में होता है तो यहाँ पर sin आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से मेमोराइज करके 3-4 बार लिखोगे तो आप लोग को याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार AKTU में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक से। बहुत इजी यहाँ पर है ये फॉर्मूला, और बहुत इजी न्यूमेरिकल भी है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द एनालॉग फिल्टर इनटू डिजिटल फिल्टर हुज सिस्टम फंक्शन इज दिस। तो ये हमें सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है यूज इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अच्छा, अगर आपको इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक नहीं दी होती तो आप क्या करते, आप बैकवर्ड डिफरेंस इक्वेशन वाले को यूज कर सकते थे, है ना, वो तो बहुत इजी हो जाता। लेकिन हमें सिंस क्वेश्चन में इम्पल्स इनवेरिएंट दिया हुआ है तो हमें यही यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला बेस ही दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, s प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.2 स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से उस टाइम पे तो आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है ना। s प्लस a न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में बन रहा है s प्लस a, इसका होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, मतलब हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला, है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो कि आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.2, b की वैल्यू ध्यान रखना b की वैल्यू 9 नहीं, जैसे यहाँ पर 9 लिखी हुई है लेकिन हमारी b की वैल्यू 9 नहीं है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले में देखें तो ये है b स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, बेसिकली 3 का, इसीलिए यहाँ पर b की वैल्यू जो बनेगी वो 3 बनेगी। और ज्यादातर मैक्सिमम केस में गलती यहीं पर होती है, हम b को 9 रख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना b की वैल्यू 3। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस e माइनस a की यहाँ पर वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 लिख दिया, t cos bt, b की वैल्यू है 3t z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 e की पावर माइनस a 0.2t cos 3t, मतलब पूरे फॉर्मूले में हमने a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। t हमें यहाँ पर गिवन था 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, अच्छे से इसको सॉल्व करके लास्ट में जो आप आंसर लिखोगे वही आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। इसको यहाँ मिड में मत छोड़ देना, अगर t की वैल्यू गिवन है तो उसको रखना, और अगर नहीं गिवन है तो अपने यहाँ पर डिफॉल्ट केस में 1 मान लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मत छोड़ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर बनता है इम्पल्स इनवेरिएंट को सॉल्व करके। अच्छा, अब सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पर m दे दिया जाए, बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस फॉर्म में है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, है ना। अगर यहाँ पर b न्यूमरेटर में दे दिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। मतलब तरीका पूरा सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो ये इम्पल्स इनवेरिएंट टेक्निक थी। बढ़ते हैं अपनी सेकेंड टेक्निक की तरफ, जो कि है IIR फिल्टर डिजाइन यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इम्पल्स इनवेरिएंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब आगे फिल्टर्स की बात करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आता है पेपर में वो मैक्सिमम केस में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही आता है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चॉइस मिलती है कि आप यहाँ पर फिल्टर डिजाइन करो बाइलिनियर या फिर इम्पल्स इनवेरिएंट से। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चूज करना, क्योंकि इम्पल्स इनवेरिएंट के कंपैरिजन में बाइलिनियर काफी इजी पड़ जाता है और बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता। इम्पल्स इनवेरिएंट आगे जाके जैसे बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ जाएगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बाइलिनियर में ऐसा कोई चक्कर यहाँ पर है नहीं, तो वो चीज आप देख लेना। तो यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सो द IIR फिल्टर डिजाइन यूजिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने देखा था and impulse invariant method are useful for the design of low pass filter and band pass filter। तो बेसिकली अभी तक जो हमने दो टेक्निक यहाँ पर पढ़ी है वो यूजफुल होती है लो पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर की डिजाइनिंग में। नहीं पता है ये फिल्टर क्या होते हैं तो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, इस पर टेंशन मत लो, बस इतना समझो कुछ टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं, उनमें से लो पास और बैंड पास हम इन दोनों टेक्निक से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक हाई पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए सूटेबल नहीं है और इसीलिए यहाँ पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ 1-to-1 मैपिंग फ्रॉम द S डोमेन टू द Z डोमेन। बेसिकली इसमें 1-to-1 मैपिंग होती है S डोमेन से Z डोमेन में। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो हम लोग मैथमेटिकल स्टेप जो पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं डीएसपी में सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल करके जाते हैं, लेकिन क्या होता है एकेटीयू वाले यहाँ पर कभी कभी थ्योरी भी दे देते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द ट्रैपेजॉइडल फॉर्मूला। तो हम बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रैपेजॉइडल फॉर्मूला से यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एनालॉग फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसके सिस्टम फंक्शन को अज्यूम किया है b/s+a। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म है b और a, उसको हमने यूज किया है। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, है ना, ये हमने यूनिट 1 में देखा हुआ है, इज इक्वल्स टू b/s+a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, s/s प्लस a/s इज इक्वल्स टू bx(s). ठीक है, अच्छा अब इसका इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं। तो देखो कितना ज्यादा वाइडली यहाँ पर लाप्लास, इनवर्स लाप्लास, जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारे ट्रांसफॉर्म पता हो। बेसिकली इनके फॉर्मूले अगर पढ़ लोगे तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी सिग्नल सिस्टम में वो सारी चीजें। तो बेसिकली s/s का क्या हो जाएगा इनवर्स, dy/dt प्लस a, ys का तो बहुत आसान है yt होगा और xs का भी यहाँ पर xt होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट क्या लगाएंगे, nt माइनस t से nt। तो बेसिकली ये हम लिमिट लगा रहे हैं। अब मेरा ट्रैपेजॉइडल जो रूल है वो लगेगा। बेसिकली ये है ट्रैपेजॉइडल रूल। ट्रैपेजॉइडल रूल क्या है कि अगर आपका कोई इंटीग्रेशन है जो nt माइनस t बाई nt और यहाँ पर कोई टर्म लिखी हुई है बेसिकली t के टर्म्स में dt, तो उसका जो यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल T/2 a/nt प्लस a/nt माइनस t। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर है तो हमने इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें वो चीज मिल गई, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो बहुत आसान है, जैसे ये d/dt से इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप y में nt रखोगे और एक बार आप यहाँ पर nt माइनस t रखोगे, तो ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, सिमिलर विद दिस ऑल्सो, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन का हमें z ट्रांसफॉर्म लेना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, यहाँ पर काफी ज्यादा z ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास है, लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसका z ट्रांसफॉर्म लोगे, जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी। बेसिकली इन शॉर्ट हमें यहाँ से समझना ये है। ठीक है, एक चीज ऐसे याद रखना, अगर बीच में आप भूल जाओ इतनी बड़ी टर्म है और z ट्रांसफॉर्म नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन को याद कर लेना बस।
ठीक है, बीच में आप कुछ भी थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन हमेशा याद रखो AKTU के अंदर जो आपका लास्ट आंसर होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो एग्जामिनर आपको, मेरे ख्याल से 99% चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लास्ट का आंसर हमेशा याद करके जाया करो, ठीक है। तो बेसिकली हमने जब इस इक्वेशन को, बी वाली इक्वेशन को अपनी इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला s इज इक्वल्स टू 2/t, बेसिकली इस वाले टर्म में, ठीक है। वहां पर क्या था, b अपॉन s प्लस a, यही तो था मेरी a इक्वेशन। तो s की जगह मुझे ये पूरी टर्म मिल गई है ना। तो बेसिकली s इज इक्वल्स टू 2/t z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, और यही तुम्हारी लास्ट इक्वेशन है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम s की जगह रखते हैं 2/t z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर इक्वेशन होती है। ये रिलेशनशिप कभी कभी पूछ ली जाती है कि एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशनशिप बताइए, तो वो होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स del t अपॉन 2। तो उसको याद कर लेना, अभी फिल्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें भी ये वाइडली इक्वेशन यूज होगी। बेसिकली ये जो डेल है ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी है, और ऑब्वियसली ये जो ओमेगा होगा ये आपकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी AKTU में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द एनालॉग फिल्टर विद सिस्टम फंक्शन, हमें सिस्टम फंक्शन दिया हुआ है, इनटू डिजिटल फिल्टर विद अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस यूजिंग VLT। अच्छा, अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली इस ओमेगा को ही हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये जो डेल है इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहां से हम समझ सकते हैं, बेसिकली यहां आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर डेल से हमें दे रखा है 3, कैसे, ये इक्वेशन में जो ये 9 है बेसिकली यहीं से आपको मिलती है अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और याद रखना कुछ ऐसा टर्म होगा अगर, तो नीचे वाली जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपको अपना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगी, जो कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये b स्क्वायर का फॉर्म है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मिली हुई है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ से तुम जब डेल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, जैसे अगर मैं बता दूं, अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई 2, है ना, इस 2 को नीचे लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर tan इनवर्स है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा, है ना, tan बन गया। डेल हमें चाहिए, ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये t नीचे चला जाएगा तो ये 2/t बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली हमें यहाँ पर t की वैल्यू चाहिए, तो t यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें t यहाँ पर गिवन नहीं है, तो t की वैल्यू भी वैसे निकाल सकते हो, सॉल्व करोगे, 2 अपॉन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 है, 3 रख दी, tan WR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 4 रख दी, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 8 हो गया, सॉल्व किया 0.276 हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर t मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी ही इसलिए थी क्योंकि आप t यहाँ पर निकाल सको। जैसे मैंने बताया कि आप इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके t यहाँ पर एज इट इज रखे रहो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर WR दे रखा था तो आपने t निकाला, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो t को 1 रख देना, ठीक है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, h ऑफ z आप निकाल सकते हो, s की जगह क्या रखो, 2/t z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 रख देते हैं इस इक्वेशन में, रख दिया, सॉल्व करोगे, t को 0.276 सेकेंड्स रखोगे, आंसर आपको ये मिलेगा, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट कर देना t की, तो ये आपको यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये था मेरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी वार्पिंग, उसमें भी आता है प्री वार्पिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। बेसिकली शॉर्ट में समझो तो इसमें होता क्या है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सपैंड करती जाती हैं और हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कंप्रेस होती जाती हैं। तो इसकी 2-3 लाइन की डेफिनेशन होती है, उसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारी यूनिट का, ठीक है। इसके बाद हम फिल्टर पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा एम्फेसिस दिया नहीं है, बस इसमें इतना समझो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या है। अगर लो पास के लिए होता है तो हम एस में हम रखते हैं del C अपॉन del C स्टार S, ठीक है। del C तुम्हारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर del C जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर की, ठीक, और ये जो del C स्टार है ये न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब हम फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, ठीक।
हाई पास में हम क्या करते हैं, डेल सी स्टार अपॉन एस। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि ये एस की जगह ये रखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा चुका है एक बार कि आप लो पास फिल्टर में एस की जगह क्या रखते हो, हाई पास में क्या रखते हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैंड पास में हम ये रखते हैं इस इक्वेशन को, और बेसिकली बैंड स्टॉप में ये रखते हैं। तो मैंने इस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया नहीं है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट जो है वो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो है ऑल पोल एनालॉग फिल्टर। मान के चलो कि बटरवर्थ या चेबीशेफ में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, 2-3 साल से इजी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन वो भी काफी ज्यादा लेंदी होते हैं। तो समझते हैं, पहला मेरा जो यहाँ पर फिल्टर है वो है बटरवर्थ फिल्टर। ठीक है, तो बटरवर्थ फिल्टर बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये पूरा यहाँ पर डेरिवेशन दिया हुआ है कि कैसे बटरवर्थ फिल्टर में होती हैं चीजें। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर बताया गया है क्या क्या चीजें हैं। मैं ये बोलती हूँ यहाँ पर बटरवर्थ के ऊपर आपका न्यूमेरिकली पोर्शन आएगा, चाहो तो जितनी ज्यादा थ्योरी पढ़ सकते हो, आपके किसी काम की नहीं है, आए कि नहीं पेपर में और आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो मैं थ्योरी यहाँ पर नहीं बताने वाली, मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे यहां से हमारा शुरू होता है मेन चीज। ठीक है, तो बटरवर्थ फिल्टर के अंदर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या, आप ये डायग्राम पढ़ लेना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसका, जैसे यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एपी वैल्यू दी है, यहाँ पर कुछ एएस वैल्यू दी है। जो एपी वैल्यू है वो पर्टिकुलरली डेल पी के ऊपर है और एएस डेल एस के ऊपर है। तो समझते हैं एपी डेल एस क्या है। देखो, क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, मान के चलो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर एपी लेस देन इक्वल टू, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, एच ए ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कुछ लिमिट दी होंगी, यहाँ पर कुछ लिमिट दी होंगी। ठीक है, इतना समझो। एपी क्या है, एटेन्युएशन इन पास बैंड है। ठीक है, एटेन्युएशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, लेकिन हमें डीएसपी में उसका कोई काम नहीं है। बस समझो एपी एटेन्युएशन है पास बैंड में। ठीक है, अभी ये पास बैंड और रिजेक्ट बैंड या स्टॉप बैंड क्या है ये हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। अभी सिर्फ समझते चलो कि हर एक टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, एएस क्या है, एटेन्युएशन इन स्टॉप बैंड है। डेल पी क्या है, पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है पास बैंड में, और डेल एस है स्टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर इसमें इतने सारे स्टेप आते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन अप्रोच करूंगी आप लोग को स्टेप बताते चलूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको वहां पर ऊपर वाली चीजें काफी ज्यादा क्लियर होने लगेंगी एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन मान के चलो ऐसा ही आएगा, और इतना समझ लेना 99% आपको जो क्वेश्चन आएगा वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आएगा। इंपल्स इनवेरिएंट अगर चॉइस में आता है तो मैं यही बोलूंगी कि उसको मत अटेम्प्ट करना, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है बहुत अच्छे से तब आप उसको कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, फिलहाल बाकी आपकी मर्जी। तो देखते हैं क्वेश्चन, डिजाइन अ डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। तो हमें एक बटरवर्थ फिल्टर यहाँ पर डिजाइन करना है। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इंपल्स इनवेरिएंट लिखा होगा तो आपको इनवर्स इनवेरिएंट यहाँ पर यूज करना होगा, और कुछ ना लिखा हो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और दिया हुआ है assume t is equals to 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी AQ के पेपर में आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, तो इस इक्वेशन को समझ लेना, ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी ऐसी इक्वेशन। ठीक है, आपके मतलब की चीज क्या है, इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है ये AP है। ठीक है, ये राइट हैंड वाली जो है ये डेल P है, सिमिलरली ये AS है और डेल S है। ठीक है, तो इतना आपको समझना है, बाकी आपको चीजें जानने की जरूरत नहीं है कि किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा AP, तुमने AP लिख दिया। ठीक है, पहले लिखो कि तुम्हें क्या क्या गिवन है। ये क्या है, डेल P लिख दिया। ठीक है, डेल P लिखो, ओमेगा P लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, ओमेगा P लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तुम्हें ओमेगा दिया हुआ है। अच्छा, यही कंफ्यूजन होती है। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि वो डेल P है, लेकिन हमने नीचे तो ओमेगा P लिखा है। देखो, बीच की टर्म क्या दी हुई है, ओमेगा दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है, इसको गलती से भी डेल P मत लिख देना। ठीक है, ओमेगा P और डेल P में अंतर है, अभी देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ओमेगा P हो गया, ये ओमेगा S हो गया। बीच के टर्म को यहाँ पर देख लेना, अगर डेल है तो बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ओमेगा है सिंस, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एस हमें 0.2 दे रखा है। ठीक, अच्छा, स्टेप 1 क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनालॉग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली यहाँ पर हमें डेल P और डेल S निकालना है।
अब सिंस हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें बाइलिनियर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स डेल टी बाई 2। यहां से आप डेल पी निकालोगे और डेल एस निकालोगे, ठीक है। डब्ल्यू पी पता है हमें, टी भी पता है, सॉल्व करोगे वैल्यू मिल जाएगी डेल पी और डेल एस की। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे अगर इंपल्स इनवेरिएंट दिया होगा तब क्या करेंगे। देखो, इंपल्स इनवेरिएंट दिया होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए तो आप ये यूज करना, इंपल्स इनवेरिएंट दिया जाए तो आप यूज करोगे डेल इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, ठीक है। तो ओमेगा में क्या है, अगर आपको डेल पी निकालना है तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ओमेगा पी बाई टी, ठीक है। अगर आपको डेल एस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एस बाई टी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका T1 होता है तो बहुत बार हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि डेल पी और ओमेगा पी इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर टी की वैल्यू कुछ दी होगी तब ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में, हमने डेल पी और डेल एस निकाल दिया। स्टेप 2 होता है एन निकालना, ठीक है। एन मतलब ऑर्डर ऑफ फिल्टर। तो एन का ये फॉर्मूला होता है, देखो इस यूनिट में आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो एक शीट में सारे फॉर्मूले लिखकर 4 से 5 बार जब पढ़ोगे तो आप लोग को इजिली यहाँ पर याद हो जाएगा। ये है एन का फॉर्मूला, जो है 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन as स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का साइन है, 1 अपॉन AP स्क्वायर माइनस 1। इसको पूरे को डिवाइड करना है लॉग डेल एस बाई डेल पी से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। फॉर्मूले के अंदर as रख दो, AP रख दो, डेल एस रख दो, डेल पी रख दो, सॉल्व कर लो, आपको कुछ पॉइंट में वैल्यू मिलेगी। हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, ठीक है। कभी भी आपका ऑर्डर ऑफ फिल्टर डेसिमल में नहीं हो सकता, हमें उसको एक प्रॉपर उसमें लाना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको 2.6 को 3 अप्रोक्सीमेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ऑर्डर मिल गया 3, ठीक है। तो ये हमें 3 मिल गया। 3 क्या है, एक ऑड टर्म है, ठीक। तो अब इसको समझते चलो। स्टेप 3 क्या होगा, अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, डेल सी इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन AP स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2n। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर फॉर्मूले, लेकिन आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर डेल पी रख दो, AP रख दो, n रख दो, सॉल्व करोगे तो आपको ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक आपका जो क्वेश्चन होता है ये हर उसमें सिमिलर ही होता है, आपको यही स्टेप्स करने होते हैं। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहां पर हमने यहां तक देख लिया, हमने n निकाल लिया है ना, हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो, अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर आपका n इवन है तो आपका यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कुछ अलग बनता है, और अगर ऑड है तो कुछ अलग बनता है। हमने देखा हमारा ऑर्डर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, है ना। और 3 क्या है, एक ऑड टर्म है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर इवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऑड यहाँ पर कर लेते हैं, इवन भी उसके सिमिलर ही होगा, बस यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ऑड का फॉर्मूला होता है ये, जो होता है बी नॉट डेल सी अपॉन एस प्लस सी नॉट डेल सी पाए k इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1/2, बेसिकली सिग्मा, इसको समेशन समझ सकते हो, बी के डेल सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी के डेल सी एस प्लस सी के डेल सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर तुम जब n को 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2/2 होता है 1, तो आपको सिर्फ ये 1 तक ले जाना है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि k इज इक्वल टू 1 से 1, मतलब इस इक्वेशन में हमें सिर्फ k को 1 रखना है। तो k को जब 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, b1 डेल सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर b1 डेल सी एस प्लस c1 डेल सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये b1 की वैल्यू है, b0 की वैल्यू है, c0, और इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो b है, इसको निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है bk इज इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1 पाई अपॉन 2n, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपको b0 निकालना है ना, तो जैसे हमें यहाँ तो दिया ही नहीं है, अगर आपको b0 निकालना है तो आप k की जगह 0 रखोगे, अगर आपको b1 निकालना है तो आप k की जगह 1 रखोगे। तो जैसे अगर मुझे b1 निकालना है तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 माइनस 1 पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये आपका हो गया 6। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, बेसिकली n की जगह सॉरी आप 3 रखोगे तो ये आपको 6 मिलेगा, तो b1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ठीक है। c0 और c1 की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो हमेशा 1 ही होती है, उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और b0 b1 आप देख लो ऊपर एक यहाँ पर
ठीक है, ये वैल्यू तो हमने देख ली। सी की हमेशा, सी की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इवन होता है n तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर ऑड होता है तो ये फॉर्मूला। तो बेसिकली हमारा क्या है, 3 - 1 है ना, तो 3 - 1 मतलब 2। तो बेसिकली अगर हम b1 की बात करें तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो b1 की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 1 हो गई, और सिमिलरली मेरी b0 की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर सॉल्व करना है और हर एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल के अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन में। हमें इसमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ पर रख दी। हमारे पास डेल सी भी है, b0 भी है, c0 भी है, यहाँ पर डेल सी तो है ही। ठीक है, सारी वैल्यूज हैं हमने यहाँ पर रख दी, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें h ऑफ z निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही थी कि फिल्टर के क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी होते हैं, तो अब इसको बहुत यहाँ पर ध्यान से करना। अगर हल्की सी भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, hs से h ऑफ z। अब सिंस हमें क्वेश्चन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है तो हम यहाँ पर s की जगह 2/t(z-1/z+1) जो हम बाइलिनियर में कर रहे थे वो लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में इंपल्स इनवेरिएंट टेक्निक बोली जाएगी तो उस केस में जो अभी हमने इंपल्स इनवेरिएंट के फॉर्मूले पढ़े थे आपको वो फॉर्मूले वहां पर लगाने होंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। s की जगह 2/t(z-1/z+1) यहाँ पे रखना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लोगे z इनवर्स में पूरी इक्वेशन को ले आना, या z में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी और यहाँ जाके आपका क्वेश्चन ये खत्म होगा। ठीक है, तो ये बटरवर्थ का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना, अगर n इवन है और n ऑड है तो आपको क्या क्या करना है। पहला स्टेप आपका सिमिलर ही रहेगा, आपको यही चीज निकालनी होगी। अगर इंपल्स इनवेरिएंट होगा तो चेंज हो जाएगा। n आपको सब में निकालना है। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको सब में निकालनी है, बस ये चीज आपकी चेंज हो जाएगी। अगर इवन होगा तो उसका फॉर्मूला दूसरा लगेगा, ऑड में फॉर्मूला दूसरा लगता है। बी के यहाँ पर ऑड और इवन के लिए सेम ही रहता है। C0 और C1 या C2 जो भी है वो हमेशा 1 ही रहेगा। ये फॉर्मूला बेसिकली आपका चेंज हो जाता है ऑड और इवन के केस में। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर दिया जाए तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, इंपल्स इनवेरिएंट दिया जाए तो इंपल्स इनवेरिएंट लगाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बटरवर्थ का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है चेबीशेव। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि पेपर में यहाँ पर दोनों के बीच में चॉइस आ जाए, जैसे बटरवर्थ और चेबीशेव के बीच में आ जाए। तो आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगे वो आप करना। मुझे यहाँ पर बटरवर्थ ज्यादा इजी लगता है चेबीशेव के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो चेबीशेव में भी हम यही करेंगे। इतना ज्यादा यहाँ पर थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम बेसिकली चेबीशेव के मेन उस पे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे वहां पर हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर कुछ एपी दिया हुआ था, है ना। चेबीशेव के अंदर भी हमें कुछ ऐसी इक्वेशन दी जाएगी। हमें यहाँ पे मिलेगा del1 ω1, ठीक है, del2 ω2। तो पहला स्टेप होगा, अगर हम क्वेश्चन पे अपने देखें, ठीक है, क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू है, डिजाइन अ डिजिटल चेबीशेव फिल्टर टू सैटिस्फाई। तो बेसिकली क्वेश्चन देखो सिमिलर ही है बटरवर्थ से, लेकिन हमें बनाना क्या है, चेबीशेव फिल्टर। तो इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें del1 मिल जाएगा 0.707, सिमिलर स्टेप है। ठीक है, del2 मिल जाएगा 0.1, ω1 मिल जाएगा 0.2 पाई और ω2 मिल जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। स्टेप 1 वही रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज किया है मैंने यहाँ पर, इसीलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया है क्योंकि ये ज्यादातर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, अपनी del1 निकाल लेना है, del2 निकाल लेना है। ठीक है, del1 और del2 आपने निकाल लिया तो ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टेप 2, बटरवर्थ में हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ फिल्टर निकाल रहे थे कैपिटल N से। यहाँ पर भी हम करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेसिकली n का यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। n का फॉर्मूला बन जाता है cos हाइपरबोलिक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/एप्सिलॉन, ब्रैकेट के अंदर 1/del2 स्क्वायर -1 की पावर 0.5 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक इनवर्स del2/del1। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है 1/del1 स्क्वायर -1 की पावर 0.5। ठीक है,
डेल वन हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल वन रख देना, सॉल्व कर लेना, एप्सिलॉन आ जाएगा, वैल्यू रख देना यहाँ पर, ठीक है। बाकी डेल टू बाई डेल वन हम पहले ही निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ रखना है, तो ये वैल्यू आई 3.0779। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.669। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ऑर्डर को कभी भी आप डेसिमल में नहीं लिखते हो, तो यहाँ पर हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो हमने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप यहाँ पर हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एच ऑफ जेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सिमिलर ही रहता है, इस पर चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। जैसे हमने बटरवर्थ में पढ़ा था कि ऑड का फॉर्मूला जो था वो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा और इवन में भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सिंस हमारी इवन टर्म है तो ये है होता है इवन का फॉर्मूला, इसको लगा देंगे तो यहाँ से आएगा 2/2 विच इज 1। तो यहाँ पर हम k की जगह 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा b1 डेल सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस b1 डेल सी एस प्लस c1 डेल सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है y ऑफ n, ठीक है। तो हमें यहाँ पर y ऑफ n निकालना है। क्यों निकालना है, इतनी झंझट कर क्यों रहे हैं? देखो वहां पर क्या था, वहां पर जब हम b ऑफ k निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू तो सिमिलर थी, है ना। उसकी वैल्यू क्या थी, 2 sin 2k माइनस 1 पाई अपॉन 2n। लेकिन चेबीशेव के अंदर एक यहाँ पर एडिशनल फैक्टर इंक्लूड हो जाता है जो होता है y ऑफ 2, और इसीलिए यहाँ पर हमें y ऑफ 2 चाहिए, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ये वाला यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये yn का फॉर्मूला है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो ये मिलेगा 1/2। इस पूरे फॉर्मूले में आप डेल रखोगे, डेल स्क्वायर रखोगे, n की वैल्यू रखोगे, पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.455, ठीक है। फिर वो yn की वैल्यू आप यहाँ पर जब रखोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तब आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी b1 की, या फिर जो भी आप निकाल रहे हो, अगर आप bk निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर जो आपको बटरवर्थ में करना था वही चीज आपको यहाँ भी करनी है। देखो ये है bk का फॉर्मूला, bk इज इक्वल टू 2 y, n की वैल्यू क्या थी 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया, साइन 2, k की वैल्यू मतलब जो भी आपको k निकालना है, जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें 1 निकालना है ना, b0 निकालना है, सॉरी b1 निकालना है, तो यहाँ पर 1 रख दो। अगर तुम्हें 2 निकालना होगा तो 2 रख देना। तो जो भी तुम्हें वैल्यू निकालनी होगी उस वैल्यू को रख देना, इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें अपनी b की वैल्यू मिल जाएगी। और एक और चीज, बटरवर्थ के अंदर c की वैल्यू में देखी थी कि कोई भी c हो, c0, c1, c2 1 होती है, लेकिन चेबीशेव के अंदर इसकी वैल्यू होती है y2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2k माइनस 1 पाई बाई 2n। तो इसलिए मैं कह रही थी कि चेबीशेव बटरवर्थ से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप चाहो तो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है ck इज इक्वल टू yn स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2k माइनस 1 पाई अपॉन 2n, ठीक है। और c नॉट की वैल्यू होती है yn। बेसिकली ये एक्सेप्शनल केस है, ये k इज इक्वल टू 1 से आगे तक की वैल्यू के लिए होता है ये फॉर्मूला, और c0 के लिए तुम्हारी वैल्यू होती है y ऑफ n के इक्वल, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर yn की वैल्यू निकालोगे वो आपकी c नॉट ही होगी, ठीक है। लेकिन सिंस हमें यहाँ क्वेश्चन में c1 ही चाहिए, हमें c नॉट नहीं चाहिए, तो हम नहीं लिखेंगे। अगर c नॉट चाहिए होता तो c नॉट की वैल्यू तुम्हारी yn ही हो जाती, ठीक है। c1 निकालोगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा n क्या है, n है मेरा इवन, तो इवन के केस में ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये एडिशनल चीज है, चेबीशेव के अंदर ये चीज यहाँ पर होती है। क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली चेबीशेव के अंदर लास्ट स्टेप जो निकालते हैं b ऑफ k, जैसे वहां पर भी चेंज था यहाँ पर भी चेंज है, वो होता है a अपॉन 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 0.5 इज इक्वल टू ये, बेसिकली ये n इज इक्वल टू इवन के लिए है और ऑड के लिए ये टर्म है, ठीक है। तो a बेसिकली यहाँ पर सिंस हमें गिवन नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमने 1 माना और हमने अपनी b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। c1 हमें पता था, है ना, c1 तो हमें यहाँ पर गिवन है 0.707, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमें मिल गया b1 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगा के अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब जो सिस्टम फंक्शन है ये वाला, उसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये क्वेश्चन मिली। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इतना करने के बाद भी अब हमें इस h ऑफ s को कन्वर्ट करना पड़ेगा h ऑफ z में, ठीक है। तो क्या करेंगे, s की जगह 2/t z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 रखेंगे। यहाँ पर इसको नहीं छोड़ सकते, आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो लास्ट जो आंसर आएगा वो ये आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर z
ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको Z इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर नहीं कटेंगे, Z में लिखोगे तब भी चलेगा, Z इनवर्स में लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेबीशेव का अब जाके ये क्वेश्चन खत्म होता है, चेबीशेव का जो भी है, ठीक है। तो बटरवर्थ के कंपैरिजन में चेबीशेव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें ज्यादा पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, Z इनवर्स के टर्म में लाओगे तो आपको कुछ ऐसी चीज यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ फिल्टर। बेसिकली फिल्टर का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करना और कुछ को स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे लो पास फिल्टर है, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो मतलब कम वाली जो सिग्नल होंगे उनको पास होने देगा और ज्यादा वाले सिग्नल को स्टॉप करेगा, ठीक है। हाई पास क्या करेगा, पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाले सिग्नल को हाई पास, बेसिकली हाई वाले सिग्नल को पास होने देगा, कम वाले को स्टॉप करेगा। बैंड पास मतलब एक पर्टिकुलर बैंड को पास होने देगा, है ना, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी, और बैंड स्टॉप का मतलब है एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये फिल्टर के यहाँ पर आता नहीं है पेपर में, ज्यादातर केस में डीएसपी में यूनिट 2 से न्यूमेरिकली आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 3 से 4 बार सबके फॉर्मूले एक अच्छी सी प्लेन शीट में लिख लेना, 4 बार रिवाइज करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर लेंथी जरूर है लेकिन इसमें नंबर मिलने के काफी सारी चांसेस हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।